अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर हमारा मेनली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पर सर्कुलेट करेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को अगर हम बाय नेम देखें तो ऑर्गेनो का मतलब हो गया ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कार्बन। यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन है। मेटालिक, मेटालिक का मतलब होता है मेटल। तो इसका मतलब ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन और मेटल के दरमियान कोई ना कोई बॉन्ड है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स वन और मोर कार्बन मेटल बॉन्ड। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जिनमें एक या एक से ज्यादा कार्बन मेटल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कई सारी तरह के हो सकते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। नंबर वन, जो मोस्ट कॉमन है और इंपॉर्टेंट है, दैट इज गिरगनार्ड्स रिएजेंट। मैंने गिरगनार्ड्स रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है MgRX। क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है इसलिए गिरगनार्ड्स रीजन को हम प्यार से एक और नाम देते हैं, आर। आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल। Mg मैग्नीशियम, एक्स हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। अच्छा, हम गिरगनार्ड्स रीजन को यूज करके कई सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। अच्छा, गिरगनार्ड्स रीजन को बनाने का क्या तरीका है? गिरगनार्ड्स रीजन को बनाने का बहुत आसान तरीका है। वो क्या? कि अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन, क्या, अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे करा दें? आर एक्स। किससे करा दें? आर एक्स। आर एक्स क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। तो बनने वाली चीज क्या कहलाएगी? MgRX। तो क्या इसमें कार्बन मेटालिक बॉन्ड है? बिल्कुल है। इसमें जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है वो है मैग्नीशियम, तो इसके अंदर कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने और याद रखनी है, यहां पर हम एक कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं और उस कैटलिस्ट का नाम है ड्राई या फिर एनहाइड्रस ईथर। हम इसे ड्राई फॉर्म में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ईथर होता है फायर कैचिंग। ईथर की नेचर कैसी है? ईथर फायर कैचिंग होता है, एबल टू कैच फायर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये हवा में मौजूद नमी को एब्जॉर्ब करता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए हम इसे ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं। अच्छा, अब गिरगनार्ड्स रीजन को प्रिपेयर करने के लिए, गिरगनार्ड्स रीजन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यानी कि हमारे पास गिरगनार्ड्स रीजन का एक सब टॉपिक है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ गिरगनार्ड्स रीजन। चलें, हमारी हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग द गिरगनार्ड्स रीजन। अब हमारे पास में दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ हैलोजन, नंबर टू साइज ऑफ अल्काइल। अगर आप गिरगनार्ड्स रीजन को बहुत गौर से देखें तो गिरगनार्ड्स में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें लगी हुई हैं। एक आर, तो एक फैक्टर ये है कि ये आर कितना बड़ा है। दूसरी चीज एक्स, ये एक्स कौन सा है। अब आपको पता है कि मेनली ये जो एक्स यूज होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर एक्टिव नहीं होता ना। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझनी पड़ेगी। वो क्या है?
वो ये है कि अगर आप गिरगिनाट एजेंट बना रहे हैं तो आप मैग्नीशियम को किससे रिएक्शन कराएंगे, RX से, ऐसा ही है। अब इस रिएक्शन को करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ऐसा ही है, क्योंकि R और X अलग होंगे तभी तो वो मैग्नीशियम से जुड़ेंगे। R और X अलग होंगे तभी तो वो मैग्नीशियम से जुड़ेंगे। तो ये रिएक्शन जब भी पॉसिबल है जब ये बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड को लाजमी क्या होना पड़ेगा, ब्रेक। अच्छा, अब इसको ब्रेक करने के लिए ये शर्त है कि ये वीक होना चाहिए, ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है तो ये ब्रेक नहीं होगा। चलो, अब हम देखेंगे कि कब बॉन्ड स्ट्रांग होगा और कब बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उतना ही ज्यादा बॉन्ड मजबूत होगा। चलें, अब अगर हम बात करते हैं सी एफ की, तो बेटा कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है। यानी अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो 4 माइनस 2.5 दैट इज 1.5। एक बात, इसी तरह से अगर हम अगली एग्जाम्पल लेते हैं तो अगली एग्जाम्पल होती है कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। अब जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 माइनस 2.5, अब आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.5। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होता है, तो उसमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है, और जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है जाहिर है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग। तो अभी तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो सी और एफ का है, यानी सी और एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्लोरीन का आसान है। और देखते हैं सी बी आर और सी आई। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 2.5, ब्रोमीन की होती है 2.8, कार्बन की आपको पता है 2.5 और आयोडीन की अप्रॉक्स 2.5 होती है। इसमें जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 2.8 माइनस 2.5 दैट इज नथिंग बट 0.3। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और कम है, इसे तोड़ना ज्यादा आसान है। और अगर आप इसे देखें तो 2.5 माइनस 2.5, अब तो जवाब 0 आ रहा है, इसको तोड़ना तो बहुत ही आसान, ऐसा ही है। मैं ऐसे कहूंगा इट्स मोर पोलर, लेस पोलर। ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये वीक है। स्ट्रांग का मतलब हो गया डिफिकल्ट टू ब्रेक, जब भी तो ये रूम टेम्परेचर पर इनएक्टिव होता है। ये वीक है तो इसको तोड़ना आसान है, यानी इजी टू ब्रेक। तो अब अभी ये जो हमने इतनी बात करी, अब आप खुद बताइए मैग्नीशियम का किस अल्काइल हैलाइड से मैं रिएक्शन कराऊं। अगर अगर मैं इसका रिएक्शन आर एफ से करा दूं, ये बॉन्ड तो टूटता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से टूटता है। सी एल से कराऊं, थोड़ा आसानी से टूटेगा। बी आर से कराऊं, थोड़ा और आसानी से टूटेगा। लेकिन अगर मैंने आयोडीन से करवाया तो बहुत ही आसानी से टूटेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि गिरगिनार्ड रीजन बड़े आराम से फॉर्म हो जाए तो आपके लिए एक्स की जो बेस्ट चॉइस है, आपके लिए जो एक्स की बेस्ट चॉइस है मुझे वो कौन है, आयोडीन है। उसके बाद क्लोरीन, ओ सॉरी ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्लोरीन। सो सो हेयर 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 आयोडीन इज द बेस्ट चॉइस।
इन ऑर्डर टू फॉर्म, हम स्टेटमेंट कोड करते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्म गिरगिनार्ड्स रिएजेंट आयोडीन इज बेस्ट। ये तो हो गया एक फैक्टर। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ, जो कि है साइज ऑफ अल्काइल। साइज ऑफ अल्काइल का मतलब कि अल्काइल कितना बड़ा है, यानी कितना भारी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे मिथाइल की, तो मिथाइल में सिर्फ एक कार्बन होता है, छोटा ग्रुप है। अगर मैं आप बात करता हूँ इथाइल की, तो इथाइल का मतलब हो गया दो कार्बन, यानी मिथाइल से बड़ा है ये। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ प्रोपाइल की, तो प्रोपाइल का मतलब होता है तीन कार्बन, यानी ये जो है वो इथाइल से भी बड़ा है ग्रुप। इस फैक्टर को आप ऐसे याद रखिए कि जितना, देखें, कभी भी रिएक्टिविटी को अगर आप समझना चाहें, तो रिएक्टिविटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्टैरिक हिंड्रेंस के। अब स्टैरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा? स्टैरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्लाउडनेस। स्टैरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? क्लाउडनेस। अच्छा, अब अब अगर मैं आपसे कहूं कि मिथाइल के अंदर क्लाउडनेस है, नहीं, मिथाइल के अंदर क्लाउडनेस कम। इथाइल के अंदर क्लाउडनेस, हाँ, दो कार्बन है तो क्लाउडनेस ज्यादा हो गई। प्रोपाइल के अंदर क्लाउडनेस और ज्यादा है। तो जिसमें जितनी ज्यादा क्लाउडनेस होती है, यानी जिसमें जितना ज्यादा भारी ग्रुप होता है, वो रिएक्टेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो इसमें से जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन है? मिथाइल। लेस रिएक्टिव कौन है? इथाइल। उससे कम कौन है? प्रोपाइल। उससे भी कम कौन है? ब्यूटाइल। तो अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं आर एक्स से, तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई, ये जो एक्स है ये आयोडीन होना चाहिए, लेकिन ये जो आर है ये कौन होना चाहिए? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो वो होना चाहिए जिसमें कम कार्बन है। ठीक है, क्योंकि जिसका साइज कम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। बस ये बात आपने याद रखनी है, जिसका साइज कम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब यहां पर जो बेस्ट चॉइस है वो कौन है? वो है मिथाइल ग्रुप, यानी कि CH3। तो अगर 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 आपको गिरगिनार्ड रीजन फॉर्म करना है, तो वो अच्छे से फॉर्म जब ही होगा जब आप मिथाइल ग्रुप लें और आयोडाइड लें। ठीक है, यानी CH3, मिथाइल एंड आई, यानी कि आयोडीन, आर बेस्ट इन द केस ऑफ गिरगिनार्ड रीजन। देखिए, अगर आपको ये लेक्चर इतना आसानी से क्लियर नहीं हो रहा ना, तो बस दो बातें याद रखें। एक्स बड़ा होना चाहिए और आर छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। मिथाइल बेस्ट है और उधर से आयोडाइड बेस्ट है। अच्छा, अभी जो गिरगिनार्ड रीजेंट आप देख रहे हैं ना मुन्ने, इसमें देखें आर है, तो आर को क्या कहते हैं? अल्काइल। Mg को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। और एक्स, एक्स क्या है? हैलाइड। तो गिरगिनार्ड रीजेंट का एक और नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। चलें, अब हम गिरगिनार्ड रीजन की तरफ दोबारा आएंगे। पहले मैं आपको और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बताता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। और मुन्ने, ये जो हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, इन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स में सबसे पहली एग्जाम्पल जो आपने पढ़ी वो थी गिरगिनार्ड रीजन। ऐसा ही है। और गिरगिनार्ड रीजन में कार्बन का किसके साथ बॉन्ड होता है? मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड होता है। ये लाजमी याद रखना है आपको। इसकी बेटा दूसरी एग्जाम्पल है मिथाइल कोबलामीन। अच्छा, इसमें कार्बन किससे बॉन्ड होता है? इसमें कार्बन कोबाल्ट से बॉन्डेड होता है। ठीक है। अच्छा,
ये जो मिथाइल कोबालामीन है ना मुन्ने, ये विटामिन B12 के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, विटामिन B12 के तौर पे, खास करके ऐसे लोग, खास करके ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, ओनली वेजिटेबल्स को यूज करते हैं, तो उनमें लाजमी, लाजमी ऐसे लोगों में लाजमी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 होती है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन B12 की सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं? एग, मिल्क, मीट। यानी विटामिन B12 हमें नॉर्मली प्लांट से नहीं मिलता। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल ही गोश्त नहीं खाते, ऐसे लोग जो अंडे नहीं खाते, ऐसे लोग जो दूध नहीं पीते, उनकी बॉडी में विटामिन B12 कम होगा। ठीक है। और अगर विटामिन B12 कम होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा आप बहुत जल्दी थक रहे हैं, आपने 1 घंटा काम किया, आप थकन महसूस करने लग जाएंगे। आप थोड़ा सा कुछ करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं पता नहीं कब से काम कर रहा हूँ। तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर होती है तो हमें चाहिए कि हम अंडे, दूध और गोश्त ज्यादा खाएं, क्योंकि इन्हीं सब चीजों में विटामिन B12 होता है। चलिए, थर्ड हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है, डेट इज डाई मिथाइल जिंक। अच्छा, डाई मिथाइल जिंक की अगर हम बात करें तो यहाँ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? जिंक से जुड़ा हुआ है, ये बात तो हो गई। अब डाई मिथाइल जिंक का यूज क्या है? डाई मिथाइल जिंक एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड का मतलब ऐसे केमिकल्स जिनकी मदद से हम कीड़ों को मारते हैं। ठीक है। नंबर 4, टेट्रा इथाइल लेड। बेटा टेट्रा इथाइल लेड के अंदर कार्बन किससे जुड़ा हुआ होता है? जाहिर लेड से, नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है। और टेट्राइथाइल लेड को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम इसको इस्तेमाल करते हैं नॉक इनहिबिटर के तौर पे, नॉक इनहिबिटर के तौर पे इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इस पर मैंने कई सारी बहस आपसे की हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, यानी फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं इसे मजीद डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वहां पर मैंने इसे ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है आपके साथ। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने गिरगिनार्ड्स रीजन की डेफिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स, गिरगिनार्ड्स रीजन की प्रिपरेशन, गिरगिनार्ड्स रीजन की प्रिपरेशन से रिलेटेड फैक्टर्स, यहां तक हमने अपना काम कवर कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन बेस्ड टॉपिक, दैट इज रिएक्शंस ऑफ गिरगिनार्ड्स रिएजेंट। चलिए, थोड़े से रिएक्शन ज्यादा हैं बट इजीली आप इन रिएक्शंस को कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए इन रिएक्शंस को। अगर हम बात करते हैं, अच्छा देखिए, हम टॉपिक को इंटर लेवल पे अलग तरह से पढ़ते हैं और एमडी कैट के लेवल पे अलग तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप गिरगिनार्ड रीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? आंसर इज सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आप गिरगिनार्ड रीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। कैसे पता? भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में पढ़ाया है आपको, पहली हेडिंग यही थी, कार्बोनेशन ऑफ गिरगिनार्ड रीजन। तो आपको मैंने बताया था पूरा कि आपने पढ़ाई किस तरह से करनी है। आपने पढ़ाई इस तरह से करनी है कि सबसे पहले आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, फिर उसके बाद अल्कीन अल्कीन अल्काइन का लेक्चर, फिर उसके बाद एल्कोहल का लेक्चर, फिर एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर। फिर आपके पास चॉइस है, या तो आप अमीन कर लें और या फिर आप अल्काइल हैलाइड कर लें। तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड पढ़ने से पहले आपको
क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलें। अब रही बात अगले कंपाउंड की, तो जब भी गिरगिनार्ड्स रिएजेंट फॉर्म एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है भाई? क्या बनता है बताएं? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल। अच्छा, जिस गिरगिनार्ड्स एजेंट की हम इतनी देर से बात करें ना मुन्ने, वो कौन है? वो है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, क्योंकि बेस्ट तो यही है ना। तो इस वक्त मैं जितनी भी गिरगिनार्ड एजेंट की बात करूंगा रिएक्शन वाइज, तो आप समझ जाइएगा हम इसी की बात करें, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की। तो मुन्ने क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। अच्छा, अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है तो मुन्ने 1 डिग्री एल्कोहल की एग्जाम्पल क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल की एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये बात हमने एल्कोहल के चैप्टर में भी डिस्कस की थी। अगर एल्डिहाइड से मिलेगा, मेनली कौन? एसिड एल्डिहाइड से। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। और इस 2 डिग्री एल्कोहल का नाम क्या होता है? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ही आएगा। सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चैप्टर पढ़िए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर पढ़ने के बाद अपने आप को शिफ्ट कर दीजिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पर। देन अपने आप को शिफ्ट करें अल्कोहल पर। देन अपने आप को शिफ्ट करें एल्डिहाइड और कीटोन पर। देन अपने आप को शिफ्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ये सीक्वेंस फॉलो करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद भी आपने अमाइन और अल्काइल हैलाइड पढ़ना है। ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। अगर आप इसका कीटोन से रिएक्शन करते हैं, मेनली कौन से कीटोन से? एसीटोन से। ठीक है, तो क्या बनेगा मुन्ने? 3 डिग्री एल्कोहल। और उस 3 डिग्री एल्कोहल का नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर आप इसका ईस्टर से रिएक्शन कराएं, किससे रिएक्शन कराएं? ईस्टर से। कौन से ईस्टर से? इथाइल एसीटेट से। कौन सी ईस्टर से? इथाइल एसीटेट से। इथाइल एसीटेट या मिथाइल एसीटेट, एसीटेट होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, मिथाइल एसीटेट हो या इथाइल एसीटेट हो, एसीटेट होना चाहिए लाजमी। एसीटेट। तो क्या बनता है? तो बेटा पहले एसीटोन बनता है। और आपको इतनी बात पता है कि एक दफा अगर एसीटोन बन गया तो फिर एसीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और हमें उस 3 डिग्री एल्कोहल की एग्जाम्पल भी पता है, डेट इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। चलें, ये वो रिएक्शंस थे जो कि कॉम्प्लेक्स थे। अब सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस हम डिफरेंट चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सही है, तो इस वजह से जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड एसिडल्डिहाइड एसीटोन से मिलेगा तो क्या बनेगा, ये आपने एल्कोहल के चैप्टर में भी डिस्कस किया है। ये आपने जो है वो एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में भी डिस्कस किया है। क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, मैंने इसको समराइज करके आपको बता दिया है। अब गिरगिनार्ड रीजन के 5 रिएक्शंस और हैं। ठीक है, अब जो रिएक्शन नंबर 6 to 10 है, यानी रिएक्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, इन पांचों रिएक्शंस के अंदर कौन फॉर्म होगा? अल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा। अब ये रिएक्शंस किस किस के साथ हैं? सबसे पहले वाटर के साथ, फिर उसके बाद अमोनिया के साथ, फिर अमाइन के साथ, फिर अल्कोहल के साथ, और लास्ट में अल्काइल हैलाइड के साथ।
ठीक है। अच्छा, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं जरा। तो गिरगिनाट रीजन का फॉर्मूला क्या है भाई? MgCH3I। वाटर क्या है? HOH। अब आपने एक बात याद रखनी है, इन पांचों रिएक्शंस में, इन पांचों रिएक्शंस में जो कार्बन की चेन है ना गिरगिनाट्स के ऊपर, ये ढूंढेगी हाइड्रोजन को। अगर इसे हाइड्रोजन मिल गया तो ये हाइड्रोजन से मिल जाएगी। अगर इसे हाइड्रोजन नहीं मिला, अकेला हाइड्रोजन नहीं मिला, ठीक है, जैसे ये भी अकेला ही हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर इसे अकेला हाइड्रोजन नहीं मिला तो ये कार्बन की चेन के साथ मिलेगी। इस बात को मेमोराइज करना है। फर्स्ट इट फाइंड्स हाइड्रोजन, ये बात याद रखनी है आपको। तो CH3 जब H से मिलेगा तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा। और साथ में क्या बन जाएगा? ये बचा है MgI, देख रहे हैं MgI, यहां से देखें, ये MgI, और यहां से ये बचा है, तो ये इसके साथ ही जाके लग जाएगा। खैर, हमारा प्रोडक्ट ये है, इस प्रोडक्ट का नाम है मीथेन। तो बेटा जितने कार्बन गिरगिनार्ड्स रीजन के अंदर होंगे उतना ही कार्बन आंसर में आ जाएंगे। चलें, अगला रिएक्शन आपका किसके साथ है? अमोनिया के साथ। जरा अमोनिया के साथ भी करते हैं रिएक्शन। MgCH3I reacts with ammonia. Ammonia is NH3। तो यहाँ भी इस CH3 को सिंगल हाइड्रोजन मिलेगा, और मिलने के बाद सब में मिलेगा, सब में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा बस, ये एक्सेप्शन है बस, बाकी सब में मिलेगा सिंगल हाइड्रोजन। तो CH3 जब H से मिलेगा तो CH4 बन जाएगा। बाकी देखें क्या बचा यहाँ से? MgI, और यहाँ से NH3 था, बट एक हाइड्रोजन CH3 में चला गया, तो NH3 की जगह क्या बच गया? ये NH2 बच गया। ये भी कौन है? ये भी मीथेन है, सही है, ये भी मीथेन है। चलें, तीसरा रिएक्शन हमारे पास किसके साथ है? अमाइन के साथ। अमाइन के साथ रिएक्शन करके चेक करते हैं। तो यहां पर मैंने एक अमाइन लिया है, डेट इज मिथाइल अमाइन। चलें, अब अगर आप देखें कि CH3 को अभी भी हाइड्रोजन मिल रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो फ्री ही होता है, तो CH3 अभी भी इस H से मिलेगा और क्या बना लेगा? CH4, यानी अगेन मीथेन। तो आप देख रहे हैं एक ही जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, चारों में एक ही जैसा प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ अल्काइल हैलाइड में नहीं बनेगा। बताता हूं अभी। अब यहां से क्या बचा? MgI, क्या बचा? MgI, और यहां से क्या बचा? ये देखिए, ये है CH3, ये इस्तेमाल नहीं किया हमने। NH2 ये इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि NH, एक H इस्तेमाल किया है, तो यहां से बच गया NH, और इस NH के साथ बचा है CH3। बट आपका काम यहाँ पर मीथेन है। और आगे चलते हैं, तीसरा चौथा रिएक्शन हमारे पास है अल्कोहल के साथ। तो मैं यहाँ सिंपल ले रहा हूँ मिथाइल अल्कोहल। अगेन क्या होगा? इस CH3 को ये H मिलेगा, और जब ये H मिलेगा तो ये CH3 और H मिलके बना लेंगे CH4, अगेन मीथेन, अगेन मीथेन। बाकी क्या चीज बची? वही MgI, और यहां से क्या बचा? CH3O। तो आप लिखेंगे कैसे? OCH3, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है बॉन्ड यहां से टूटा है, तो फ्री ऑक्सीजन हुआ होगा। इसका मतलब, यार, इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन गिरगिनार्ड्स, दैट्स इट। जितने कार्बन गिरगिनार्ड्स के अंदर हैं उतने ही अल्केन में आएंगे। जैसे अगर वो आपसे पेपर में क्वेश्चन करता है कि प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद, अब वो चाहे
आपसे कहे वाटर, चाहे आपसे करे अमोनिया, चाहे आपसे कहे अमाइन, चाहे आपसे कहे एल्कोहल, आंसर सेम है। आंसर इस एमसीक्यूज का सेम रहेगा, और वो आंसर क्या है भाई, इससे निकलेगा बस। आंसर इज प्रोपेन। ठीक है, तो जो भी अल्काइल, जो भी गिरगिनार्ड्स रीजेंट वो आपको देगा, उसी पर ही आपका आंसर डिपेंड करता है। आपको रिएक्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे वाटर से हो, चाहे अमोनिया से हो, चाहे अमाइन से हो, चाहे अल्कोहल से हो, एक ही सूरत में आंसर बदलेगा बस, जब वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने के लिए देगा। ठीक है, चलें अब हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। अब जब अल्काइल हैलाइड में आप काम करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों कार्बन को प्लस कर दीजिएगा, गिरगिनार्ड्स रीजेंट के भी और अल्काइल हैलाइड के भी। वरना इससे पहले आपने कार्बन को प्लस नहीं किया। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब हम एक गिरगिनार्ड्स रीजेंट लेते हैं, जैसे MgCH3I reacts with CH3I। अब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है बेटा, वो फ्री नहीं होता। अब इस CH3 को कहीं भी फ्री हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, तो ये कार्बन की चेन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, ये कार्बन की चेन के साथ जुड़ेगा। और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा CH3CH3। तो जब भी आप अल्काइल हैलाइड से गिरगिनार्ड्स का रिएक्शन करवाएंगे, तो जो अल्कीन बनेगा वो दोनों को ऐड करके बनेगा, याद रखिएगा। बाकी क्या बन गया साथ में, MgI ऐसे ही था, यहां से भी आई बचा, ये आ गया आई। इसका नाम क्या है, इसमें दो कार्बन है मुन्ने, तो इसका नाम हो गया इथेन। क्या हो गया इसका नाम, इथेन हो गया। तो बस अल्काइल हैलाइड के अंदर दोनों कार्बन को प्लस कर दीजिएगा, बस। किसमें प्लस करेंगे, सिर्फ अल्काइल हैलाइड के अंदर। चलें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम, चलें इसे इथाइल कर लें, अब आप बड़े हो गए ना, इसे इथाइल करते हैं। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ, कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। वाटर एंड फॉर्म्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड reacts with ammonia and forms ash। ethyl magnesium iodide reacts with यहाँ पे आप ले लें, कुछ भी ले लें, प्रोपाइल अमाइन। चलें, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड reacts with ब्यूटाइल अल्कोहल। चलें, नंबर 5, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड reacts with पेंटाइल आयोडाइड। चलें, अब आंसर क्या होंगे इसको देखिएगा। सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि चाहे वाटर से करे, चाहे अमोनिया से करे, चाहे अमाइन से करे, चाहे अल्कोहल से करे, कार्बन सिर्फ और सिर्फ, कार्बन सिर्फ और सिर्फ गिरगिनार्ड्स के आते हैं। तो इथाइल है तो आंसर इज इथेन। इथाइल है, आंसर इज इथेन। इथाइल है, आंसर इज इथेन। इथाइल है, आंसर इज इथेन। लेकिन लेकिन
जब वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी गिरगेनार्ड्स और अल्काइल हैलाइड आपस में मिलेंगे तो इनके कार्बन भी आपस में मिलेंगे। अब इथाइल है, इथाइल का मतलब होता है 2 कार्बन, यहां है पेंटाइल, पेंटाइल का मतलब होता है 5 कार्बन। तो 2 और 5 कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए, 7 को कहते हैं हेप्टेन। ठीक है, जबकि यहां भी ब्यूटाइल था, ब्यूटाइल और इथाइल, इससे जोड़ मत दीजिएगा, प्रोपाइल और इथाइल जोड़ेंगे आप कब, जब अल्काइल हैलाइड होगा। यानी गिरगेनार्ड्स रिएजेंट वाटर से करे, अमोनिया से करे, प्रोपाइल अमाइन से करे, ब्यूटाइल अल्कोहल से करे, पेंटाइल आयोडाइड से करे, इनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड यानी अल्काइल हैलाइड वाले केस पर फोकस करना है और किसी चीज पर फोकस नहीं करना। क्लियर? चलें, यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।